साइंस का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने जो भी साइंस पढ़ा है, आपको हो सकता है कि लग रहा हो बहुत रटना पड़ेगा, तो वो रटने वाली चीजें हैं, आपको रटनी ही पड़ेंगी। आज से हम अपना ह्यूमन बॉडी जो स्टार्ट करेंगे, वो इतना रटने की मतलब रटना तो पड़ेगा इसमें भी, लेकिन समझेंगे तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ह्यूमन फूड, मानव का जो भोजन है वो कितने तरीके से क्या क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होती है, वसा होता है, विटामिन, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक। फिर हमने अपने रासायनिक आधार पर इनको कितने भागों में बांट रखा है, तो वो ये सारी चीजें हैं। ठीक। तो हम अब एक एक करके पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट का बात करेंगे। भोजन का 65% का भाग होता है, ये देखा जाए तो सबसे बड़ा भाग है ये। ठीक है। यही है जिससे हमें तत्काल एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट का अगर सूत्र पूछा जाए तो 121 रहेगा, मतलब CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के दो होते हैं। इनके रासायनिक आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक। जितनी जो जितने उसके पार्ट होंगे, साइंस में ये है कि जितने उसके पार्ट होते जाते हैं वो उतना ही टफ होता जाता है। जैसे लिपिड्स में जब आप पढ़ेंगे, जैसे ही दो होगा, तीन होगा, तो वो थोड़ी सी टफ हो जाएगी, मतलब और शरीर के लिए नुकसानदायक है ना। तो इस तरीके से मतलब आप इसको समझ सकते हैं। अभी फिर हम देखते हैं तीन प्रकार क्या क्या होते हैं। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनो मतलब एक हो, अणु दो हो, और इसमें दो से अधिक हो या 10 से अधिक हो। ठीक। हमारा जो ब्लड होता है वो सबसे सरल जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मोनोसेकेराइड होता है, उसी के रूप में लेता है। क्योंकि अगर मान लीजिए ब्लड भी अगर इसमें लेगा, जैसे आपका ये वाला जो प्रोसेस है तीन है, तो पहले ये इसमें टूटेगा, फिर इसमें टूटेगा, तो फिर इतना वक्त कहाँ है रक्त के पास कि वो भाई इतना करे फिर मिलेगा रक्त, नहीं। रक्त क्या होता है, सबसे सरलतम जो है रूप मोनोसेकेराइड वाला कार्बोहाइड्रेट का, उसको अडॉप्ट करता है। ठीक। ग्लूकोज जो है उसको रक्त की शर्करा भी कहते हैं। रक्त में अगर जो ग्लूकोज होता है उसको ब्लड शुगर कहते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं इनके टाइप्स। मोनोसेकेराइड आपको बताया था, एन मतलब एक एक परमाणु हो जिसमें, तो भाई जैसे ग्लूकोज हो गया, सबसे सरलतम आपका कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। भोजन की शर्करा भी इसको कहते हैं, है ना। पचने के बाद ग्लूकोज मिलता है। इधर फ्रक्टोज, ये सब अगर नहीं भी करो तो चलेगा, बस इतना जानिए ग्लूकोज फ्रक्टोज जो है, ये दो आपकी ऐसी बसाएं हैं, वो कार्बोहाइड्रेट हैं जो मोनोसेकेराइड के रूप में है। ठीक। फ्रक्टोज है वो फलों की मिठास जो होती है, फलों में जो मिठास होती है वो फ्रक्टोज की वजह से होती है। लेकिन एकमात्र अपवाद यही आ जाएगा, अंगूर। अंगूर में होना, क्योंकि ये है फल ही एक तरीके से, इसमें होना चाहिए फ्रक्टोज, लेकिन इसमें ग्लूकोज पाया जाता है ना, इसलिए अपवाद है, इसलिए यही पूछता है। बाकी सारी चीजें। डाइसेकेराइड जो है, डाइसेकेराइड क्या होगा कि भाई दूसरा स्टेज है इसमें, मतलब ये मोनोसेकेराइड्स के बाद का है, और इसको टूटने में समय लगता है, उसके बाद ये उसमें चेंज होता है। तो भाई ये अलग से लिख लिया है कि एक अणु के जलने से 38 ATP अणु का निर्माण होता है। ग्लूकोज का जब एक अणु जलता है तो उससे जो ऊर्जा मिलती है वो 38 ATP मिलती है। अब हमसे यहाँ पूछा जाएगा डाइसैकेराइड के उदाहरण, तो याद रखिएगा माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ठीक है। ये दूसरे मतलब डाइसैकेराइड वाले हैं। ये अ, एक तरीके से इनसे डायरेक्ट ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन मोनोसेकेराइड से है उसके बाद का है, और जो आपका वो है पॉलीसेकेराइड, उससे सरलतम है। तो जैसे माल्टोज हो गया, इनसे हमें तो आपको थोड़ी देर बाद एनर्जी मिल जाती है। सुक्रोज से थोड़ी देर बाद एनर्जी मिल जाती है। लैक्टोज है, इनसे थोड़ी देर बाद एनर्जी मिलती है, मतलब इनमें एनर्जी तत्काल नहीं मिलती, इनमें थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। पॉलीसेकेराइड रखिएगा, ये थोड़े से गंभीर सेकेराइड होते हैं, और इनमें बहुत सारे अणु 10 से अधिक पाए जाते हैं जब। ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे सेलुलोज, काइटिन, म्यूरामिक एसिड, हेमिसेलुलोज, ठीक है, जाइलिन, मंड, ग्लाइकोजन, ये सब पॉलीसेकेराइड के हैं। अगर आपको ऐसे भी याद नहीं होते तो आप ऊपर वाले दो याद कर लीजिए, बाकी जो भी हैं वो यही आपके पॉलीसेकेराइड होंगे। ठीक है। तो ये जटिल होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। जैसे कोशिका भित्ति, जैसे सेल्यूलोज पढ़ रहे हैं, आपको पता है कोशिका भित्ति का जो बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। जीवाणुओं की, बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी रहती है म्यूरमिक एसिड की। ठीक है। ये सारी चीजें हैं, जाइलिन, मंड और ये सारी चीजें। ग्लाइकोजन अक्सर पूछा जाता है। फिर जाइलिन आप नॉर्मली देखेंगे, जाइलिन क्या होता है अगर पूछा जाए तो नंग बीजी वाले जितने भी पौधे होते हैं उनकी सेल वॉल इसी से बनती है। ठीक है। ग्लाइकोजन आपको पता है एक तरीके से स्टोरेज है ग्लूकोज उसका, ग्लूकोज का। ठीक है। ग्लूकोज का स्टोरेज है, और ये कहाँ स्टोरेज होती है, यकृत में।
ठीक है, मान लीजिए हमारे शरीर में अगर सारा ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तो फिर हमारे पास इमरजेंसी में ग्लूकोज कहाँ पे है, यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में। अब पूछ लेता है भाई शुगर के क्या काम होता है, तो सबसे पहले भाई कार्बोहाइड्रेट जो है, ठीक है, वो भोजन का सबसे बड़ा भाग है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि एनर्जी हमें हमारे शरीर को कभी एक तो क्या होता है, एक श्रेणी में मतलब बहुत से कामों के लिए एक तो तत्काल एनर्जी चाहिए, कुछ में थोड़ी देर से भी मिलेगी चलेगी, कुछ में एक लंबे समय बाद भी मिलेगी तो चलेगी। तो तीन स्तरों पर हमारा कार्बोहाइड्रेट काम करता है, और ये क्या काम करता है, ऊर्जा देने का। तो ऊर्जा एक कम, इसमें थोड़ा समय लगता है, इसमें ज्यादा समय लगता है ऊर्जा रिलीज होने में, ठीक है। तो इस हिसाब से तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शरीर के ताप नियंत्रण में शर्करा का यूज है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर जाइलिन, जैसे मैंने बताया था, ये जो नग्न वीजी जो पौधे होते हैं उनके ऊपर जो सेल वॉल होती है वो जाइलिन की ही बनी होती है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर पूछे जाते हैं कि भाई सजीव पदार्थ के संयोजन में, सजीव जो पदार्थ होता है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा तत्व होता है, तो ऑक्सीजन लगभग 65%। ठीक, सजीव पदार्थ की बात हो रही है, भोजन की नहीं हो रही है कि आप कार्बोहाइड्रेट कर दें। पादप और जंतु में प्रमुख अंतर किसका है, तो पोषण का है, याद रखेंगे। एग्रोनॉमी, मृदा और फसल जब दोनों का अध्ययन किया जाता है तो उसको एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का जो शब्द सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविनरस ने ये लेके आए थे। सबसे छोटी पादप सेल पूछी जाए तो माइकोप्लाज्म है। पूछा जाए कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक, तीन जगह पाया जाता है डीएनए। पैलियो वनस्पति का मतलब क्या होता है, वनस्पति के जो जीवाश्म होते हैं उनका अध्ययन पैलियो वनस्पति कहलाता है। चेचक वायरस पूछा जाए तो वेरियोला वायरस से फैलता है ये। बंची टॉप ऑफ बनाना है, वो भी एक वायरस से फैलता है। गेहूं का दाना क्या है, एक फल है। पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से मतलब पूरी तरीके से जो जड़ों पर परजीवी रहते हैं वो याद रखिएगा, रेफ्लिसिया, इंगुदी, गंठवा, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था एक बार डायोनिया क्या है, तो ये कीट भक्षी पौधा है। ऐसा पौधा होता है जो आकर्षित करता है कीटों को और फिर उसको बंद कर लेता है, उसको खा जाता है, उसी से ये नाइट्रोजन का वो करता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, आपको भी पता है। जो प्रकाश संश्लेषण जो प्रोसेस होती है उसमें वो कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पैदा होने वाली ऑक्सीजन है, इसका स्रोत H2O है, याद रखिएगा। जब प्रकाश संश्लेषण कर रहे होते हैं ये लोग, अपना खाना बना रहे होते हैं, ठीक है, तो उस समय जब इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है तो वो जल से लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पुष्पीय पादप में जो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेजिन और तारपीन जो है वो किससे प्राप्त होता है, पाइनस से प्राप्त होता है। जीवित जीवाश्म पूछा जाए तो साइकस को जीवित जीवाश्म कहते हैं, क्योंकि ये 500 से 600 वर्ष तक जीवित रहता है। मशरूम एक कवक है, पता ही होगा आपको। छिपकली जो है की अनेक प्रजातियां हैं जो क्या करती हैं, जिनका जो लिंग गुणसूत्र उनमें नहीं पाए जाते हैं, मतलब जैसे एक्स एक्स वाई ये जो होते हैं, इनसे पता चलता है कि भाई क्या होगा मेल फीमेल। तो छिपकली एक ऐसी प्रजाति है जिसमें ये सारी चीजें गुणसूत्रों से, उनका जो लिंग का निर्धारण वो गुणसूत्रों से ना होता, बल्कि पर्यावरण में जिस हिसाब के पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट का जो भी टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग तय होता। तो सोचिए कितनी अजीब बात है ये। फिर पृथ्वी में सबसे पुराना जीव पूछा जाए तो भाई आपका नील हरित शैवाल है, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस, गोल्जी बॉडी आपको इससे पहले पढ़ा चुके हैं। नारियल में जो खाने वाला ये भाग है, भ्रूण और तेल युक्त जो भ्रूण होता है वो। स्थल पर सबसे पहले अगर उगने वाले पौधे तो ब्राइडोफाइटा आपको मैंने बताया था। सर्वाधिक प्रकाश क्रिया किसमें होती है, तो रेड और ब्लू रंग में सबसे ज्यादा आपकी प्रकाश की क्रिया होती है। जैविक ऊर्जा का एकमात्र जो स्रोत है वो जीवों को किससे एनर्जी मिलती है, तो एटीपी, ठीक है। B12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं और इसमें आयरन पाया जाता है, याद रखेंगे। प्रोटीन और वसा दोनों किस में पाए जाते हैं, तो मूंगफली में पाए जाते हैं। और केवल आपसे वसा पूछे तो सोयाबीन, सॉरी केवल आपसे प्रोटीन पूछे तो सोयाबीन सर्वाधिक प्रोटीन। हींग का आपसे नाम पूछ लेगा कि भाई इसका वैज्ञानिक, तो याद रखेगा फिरुला आसाफोटिला जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, और ये किससे प्राप्त होती है, जड़ से प्राप्त होती है। लहसुन की गंध होती है सल्फर यौगिक की वजह से, याद रखेंगे। अब हम आ जाते हैं वो इंपॉर्टेंट जो प्रश्न उत्तरी थी वो खत्म हो गई। प्रोटीन,
जब भी ये एक तो क्षारीय होता है, क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन युक्त जब पदार्थ मिल जाता है जिसकी वजह से ये क्षारीय हो जाता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होते हैं, मतलब सबसे इनका जो छोटा इकाई है वो अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल के बहुत सारे बहुलक मिलके, बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इनमें से 10 अमीनो अम्ल जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। टोटल 20 हैं, उनमें से केवल 10 ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सबसे ज्यादा। ठीक है। वर्जिलियस ने इस विषय में बताया था कि जो भाई प्रोटीन है वो क्षारीय प्रकृति के हैं, इसलिए एक तरीके से प्रोटीन का अगर वो भी पूछा जाए तो भी आप जान लेंगे कि वर्जिलियस ने ही इनके खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। हड्डियों में एक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, तो वो ओसिन प्रोटीन है। वो 38% ओसिन प्रोटीन पाया जाता है और 62% कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। हिस्टिडीन नामक का एक अमीनो अम्ल होता है, वो हमारे पोषण में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका है। और हिस्टोडीन जो होता है, जैसे 14 वर्ष के जो बच्चे हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, नाम की प्रोटीन होती है। तो इसके जब गर्भवती महिलाएं होती हैं, 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको ये प्रोटीन दी जाती है। प्रमुख स्रोत पता है प्रोटीन के, जंतुओं में भाई मांस, मछली, अंडा ये सब, और वनस्पतियों में दाल खाओ, सोयाबीन खाओ, अनाज खाओ, ये सारी चीजें। प्रोटीन की कमी से होने वाली समस्या भाई क्या होगी? कि भाई प्रोटीन का मतलब है कि भाई वृद्धि नहीं होगी, विकास नहीं होगा, बीमारी। 1 वर्ष में मैरिस्मस होती है, 3 वर्ष तक के वालों को क्वासियोर कर होती है। ठीक है। प्रोटीन के काम क्या होते हैं? एक तो ये एंटीबॉडी बनाता है, याद रखेंगे। एंजाइम्स में मदद करता है। हार्मोन्स जो होते हैं वो वसा और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है। और ये मतलब वो इनके एग्जाम्पल हैं, एक जैसे ग्लोबिन प्रोटीन हो गया, प्रोथाम्बिन प्रोटीन हो गया, ओसिन प्रोटीन हो गया, ये सब। जो रक्त अस्थि मज्जा है, बोन मैरो है ब्लड का, उसमें ये बनता है। ठीक है। प्रोटीन एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो सर्वाधिक मात्रा में सभी शरीर में पाया जाता है, लगभग 14%। आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है। लेकिन मृत कोशिका में यही अंतर ज्यादा हो जाता है, 50 का हो जाता है लगभग। हाँ। इसमें क्या था, जो ब्लड है वो कहाँ बनता है? आपका अस्थि मज्जा में बनता है, याद रखेंगे। टायरोसिन एक प्रोटीन है, बस याद रखिएगा। टायरोसिन ऐसा प्रोटीन है जो मस्तिष्क में बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं सक्रिय, से एड्रेनालिन हो गया, नार एड्रेनालिन हो गया, ये सब, डोपामाइन, इन सबको सक्रिय कर देता है। ठीक, बस इतना जानना है। दूध में 87% जल ही पाया जाता है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए 45 से 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है, और जो फीडिंग कराने वाली महिला होती है, गर्भवती होती है, उसको 65 से 70 ग्राम तक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हम पढ़ते हैं फैट एक संचित ऊर्जा है, मतलब इसमें ऊर्जा एकदम से नहीं मिलती है, इसमें ऊर्जा बनी हुई होती है। आप देखते हैं, मान लीजिए वसा है, ठीक है, और आपने देखा जो व्यक्ति मोटे हो जाते हैं उनमें फैट आ जाता है। फैट का मतलब क्या है? कि भाई उनमें वो जो फैट है वो ऊर्जा के रूप में संचित जरूर होता है, लेकिन अगर आपने उस ऊर्जा का यूज नहीं किया, भाई जब आप इस ऊर्जा का यूज कर लेंगे तो वो फैट खत्म होता जाएगा, लेकिन आप उस ऊर्जा का यूज ही नहीं कर रहे हैं और फैट को जमा करते जा रहे हैं। इससे क्या होता है? वो फैट फिर मोटापे का कारण बनता है। ठीक है। इज नो डाउट इसमें ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए फैट से जब होता है तो व्यक्ति जल्दी फिर मोटा होता चला जाता है। यह सजीव कोशिका का केवल 3% भाग है, याद रखेंगे। वसा का काम क्या है? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, शरीर को चोटों से बचाने के लिए, है ना, बाकी चीजें, जो भी चीजें सिल्की बनानी है तो इसमें इनका काम होता है। वही स्रोत जब भी जंतु देखेंगे, घी, मक्खन, चर्बी, ये सब, पौधा, और ये वसा 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। याद रखना, असंतृप्त जो वसा होती है वो आपके लिए अच्छी है, बाकी सारी जो असंतृप्त वसा है वो खराब वसाएं होती हैं। तो अच्छी वसा कौन कौन सी हो गई? जैसे मछली का तेल हो गया, है ना, मछली हो गई, है ना, वो सब संतृप्त वसा है। अभी हम देख लेते हैं वसा जो है कार्बनिक पदार्थ, ये पढ़ ही चुके हैं। एक ये चीज, जब जो धमनियां होती हैं, मान लीजिए वो है आपकी सेल है, उसमें ये धमनियां हैं, ठीक, और इसी में मान लो ये आपका वसा जो है इसकी दीवारों पर जमने लग गया, तो भाई प्रेशर आ रहा था तो ये अभी तक तो सामान जा रही थी, और नॉर्मल प्रेशर लगाना पड़ा, मान लीजिए 1 लगाना पड़ रहा था। जैसे ही इनका स्पेस ज्यादा हुआ तो इनकी जगह अब भरती चली जा रही है और ये और पास आ जाएंगे, जो धमनियां हैं
जिसकी वजह से, और फिर जब ये पास आ जाएंगे तो फिर अब इनमें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, मतलब 3 लगाना पड़ रहा है। तो क्या हो गया, अब ज्यादा प्रेशर का मतलब क्या है भाई, हृदय को, ब्लड हृदय क्या करता है, धक्का मारता है ब्लड को आगे ले जाने के लिए पूरे शरीर में। तो अब पहले क्या था, हृदय एक धक्का मार रहा था, अब यहाँ 3 धक्का मारना है। तो जब ये 3 धक्का मारेगा तो ऐसे में क्या हो जाएगा, हमें बीपी की समस्या हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। मछली की वसा असंतृप्त होती है। वैसे तो जंतुओं में जो वसा पाई जाती है, जंतु जो हम जो खाते हैं नॉन वेज, उसमें जो वसा होती है वो संतृप्त वसा होती है और वो अच्छी वसा नहीं है। ठीक है, लेकिन मछली एकमात्र है तो जंतु ही है, लेकिन एक जैसे आपने उसका ग्लूकोज का वो पढ़ा था कि फ्रक्टोज नॉर्मली फलों में पाया जाता है, लेकिन अंगूर में ग्लूकोज पाया जाता है। ऐसे ही ऐसे ही क्या कहना है कि जो मछली की वसा है तो जंतु लगी, इसमें होनी चाहिए संतृप्त वसा, लेकिन इसमें असंतृप्त वसा पाई जाती है और ये इसीलिए हमारे लिए अच्छी हो जाती है। असंतृप्त वसाएं जो होते हैं आसानी से शरीर में टूट जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं करती हैं। ठीक है, और जितनी भी असंतृप्त वसाएं हैं वो आपके पेड़ पौधे से जो भी प्राप्त होती है वो असंतृप्त वसाएं होती हैं। लेकिन अब यहाँ भी एक अपवाद है, नारियल जो है वो असंतृप्त वसा होनी चाहिए, लेकिन इसमें संतृप्त वसा पाई जाती है। इसके अलावा पाम ऑयल जो होता है उसमें भी संतृप्त वसा पाई जाती है। 2 अपवाद हो गए। तो अब भाई कैसे जाने कोई वसा तेल है कब घी होगी, जब भी 20% से नीचे जाने पर जो ना जमे, 20% टेम्परेचर है तब भी नहीं जम रही है, ठीक है, तो इसका मतलब वो तेल है। और 20 के नीचे जाने पर जो जम जा रहा है वो घी है। ठीक है, तो टेम्परेचर याद रखना, 20 से नीचे जो जम जाए वो घी और जो नहीं जम रहा है वो तेल है। वनस्पति तेलों में होता क्या है, हमें अतिरिक्त हाइड्रोजन मिलानी पड़ती है, कुछ रासायनिक क्रिया क्रिया करते हैं और अतिरिक्त हाइड्रोजन मिलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन मिल जाता है वो वनस्पति घी का रूप ले लेता है। इस प्रकार की जो भी वसाएं हैं वो मनुष्य के रूप में के लिए ठीक नहीं होती हैं। ठीक है, फिर जो वसा मनुष्य में द्रव रूप में पाई जाती है, कुछ फैट्स होते हैं लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, है ना। ये वाले जो जैसे हमने पढ़ा, जो फैट्स होते हैं नॉर्मली वो ठोस होते हैं, लेकिन कुछ फैट्स जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। हमारे शरीर में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमें मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में जरूरत होगी तो वो लिपिड के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब लिपिड्स पढ़ लेते हैं। फैट ये भी है लेकिन ये लिक्विड फॉर्म वाले लिपिड है। एक सरल होता है, एक संयुक्त होता है, एक व्युत्पन्न होता है। मैंने बोला जैसे ही नीचे जाएंगे वो चीजें खराब होती जाती हैं। सरल बहुत अच्छा है, ये ऊर्जा के रूप में हम इनका यूज करते हैं। संयुक्त तो इसके बाद क्या है, शरीर में जब हमें चीजों का निर्माण करना होता है तो निर्माण के रूप में इनका हेल्प होता है। व्युत्पन्न क्या होते हैं, ये ऐसी वसाएं हैं जो अनियमित वसाएं हैं, मतलब जिनका कोई रोल नहीं है शरीर में, मतलब ये शरीर में बस जमती जा रही हैं और ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं। ये कैसे होती हैं, ये हमारी अनियमित जो क्रियाएं हैं उनकी वजह से हो रही, कि मान लीजिए हम बस खा रहे हैं, बहुत मतलब वसा वाली चीजें खा रहे हैं, है ना, फैट अपना जमा कर रहे हैं, लेकिन हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो क्या होता है, फिर कोलेस्ट्रॉल जैसे स्टेरॉइड ये सब क्या है, ये आपके लिपिड्स हैं, लिक्विड फैट्स हैं। ठीक है, लेकिन ये ऊर्जा के रूप में होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये ये बहुत अच्छे नहीं है शरीर के लिए। ठीक है, तो बस इतना याद रखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड जो खिलाड़ी लेते हैं, ठीक है, तो ये सब बहुत अच्छी लिपिड्स नहीं होते हैं। ठीक है, डोप टेस्ट जो होता है उसमें स्टेरॉइड की ही जांच होती है, उसको याद रखेंगे। विटामिन खोज फंक ने की थी, याद रखेंगे। फंक ने चावल में सबसे पहला विटामिन खोजा था, V1। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, एक जल में। ठीक है, तो जल में जो घुल जाते हैं, जल 2 शब्दों का है तो जल का बस याद रखना, जल बराबर बस, बस मतलब BC। ठीक, और बाकी अब जो भी ये होगा वो फिर आपके वसा में घुलनशील होंगे। एक बार पूछा गया था पी विटामिन, एक पूछा गया था कि पी विटामिन भी जल में घुलनशील है, याद रखेंगे अलग से। विटामिन देख लेते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल होता है, ये क्या करता है, हमारे जो टिश्यूज हैं उनको सही करता है, उनको मेंटेन करता है, उनका मेंटेनेंस का काम करता है कि टिश्यू ठीक होते रहे। कौन से टिश्यू, आंख के सबसे ज्यादा टिश्यू इसमें होते हैं जो उनको सर्वाधिक रूप से प्रभावित करते हैं। इसी की कमी से आंख से संबंधित रोग हो जाता है, जैसे गिरोप्थेल्मिया, इसमें आंखें एकदम सूख जाती हैं। विजुअल पिगमेंट की कमी हो जाए या फिर रतौंधी हो जाए। इसके स्रोत क्या है, पीले फल, ये याद रखना, पीले फल जितने भी हैं, और फिर हरी सब्जी सब तो रहेंगे ही, जैसे अंडे का पीला भाग, तो ये पीला वाला है, थोड़ा सा अलग हो गया इसलिए इसको याद रखेंगे। सुनहरा चावल आपको पता है सबसे ज्यादा ए
इसी में पाया जाता है। संक्रमण रोधी विटामिन भी बोलते हैं कि संक्रमण से हमें विटामिन ए बचाता है। ये दोबारा से हो गया। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल जिसको कहते हैं, ये क्या करता है, शरीर में कैल्शियम और आपका जो सोडियम है उसको अवशोषित करता है। तो एक ये इंपॉर्टेंट हो गया, शरीर में सबसे तेजी से बनता है। ठीक है। और जो विटामिन डी है वो क्या करता है, हमें पता है कि विटामिन डी जो है वो सूरज की किरणों से जनरेट होता है, ये सारी चीजें तो याद रखेंगे। तो उसमें भी पूछा जाता है कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जिससे विटामिन डी बनता है। तो इर्गोस्टेरॉल टाइप का हमारे शरीर में एक तत्व पाया जाता है। जब सूरज की यूवी इसके संपर्क में आती हैं तो फिर जाके एक पूरी प्रोसेस होती है, उसके बाद विटामिन डी का निर्माण होता है। रोग आपको पता है रिकेट्स हो जाता है। ठीक है। इसके स्रोत सी फूड याद रखेंगे और बाकी तो सब होंगे ही। सूरज की यूआर हो गई और सी फूड। धूप का विटामिन भी इसको कहते हैं। विटामिन ई का जो वैज्ञानिक नाम है याद रखेंगे टोकोफेरोल, इसको प्रजनन का विटामिन भी कहते हैं। और इसका जो स्रोत है अंकुरित अनाज, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है और यही में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इनकी कमी से बांझपन, नपुंसकता, ठीक है, ये सारे रोग हो जाते हैं। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर को रोचक और अच्छा बनाने में हेल्प करता है। विटामिन डी, विटामिन डी को फ्लोक्यूनोन या फिर नेप्थोक्यूनोन कहते हैं, दोनों एक ही हैं। ठीक है। इनका कार्य क्या होता है, ये हमारे हृदय में प्रोथाम्बिन प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब ये प्रोथाम्बिन प्रोटीन का निर्माण क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमारे शरीर में जो रक्त का थक्का जब बनता है वो इन्हीं की वजह से बनता है। अगर यकृत ये प्रोटीन का निर्माण ना करे तो हमारा रक्त एक बार चोट लगी तो फिर बहता ही रहेगा, बहता ही रहेगा और फिर हम खत्म हो जाएंगे ऐसे। तो इसीलिए प्रोथाम्बिन निर्माण करता है विटामिन के। प्रोथाम्बिन रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। जैसे हीमोफीलिया वाले जो लोग होते हैं, जेनेटिक रोग होता है, इनमें क्या होता है, रक्त का थक्का ही तो नहीं जमता है। प्लेट्स इसमें होता क्या है, जैसे रक्त में जो प्लेट्स होती हैं वो फाइब्रिनोजन को निर्मित करती हैं। जैसे जैसे कट लगा तो प्लेटलेट्स तुरंत वो टूट जाती हैं, है ना। उसके बाद क्या करती हैं, फाइब्रिनोजन को तुरंत रिलीज करती हैं। यही फाइब्रिनोजन जो है विटामिन के साथ मिलकर, और विटामिन के क्या करेगा, ये वाली प्रोटीन को एक्टिव कर देगा। तो ये वाली प्रोटीन को जैसे एक्टिव करेगा तो ये दोनों मिलकर एक तरीके से जाल बना लेती हैं और फिर वो एक जाल बन जाता है। जैसे इसको मैंने देखो डिटेल में लिखा है। प्लेट्स हवा के संपर्क में आकर जैसे ही टूट जाता है, क्योंकि भाई ये है, अब प्लेट्स हमारे ये अंदर है ना सारे। अब जैसे ही कट लगा तो तुरंत हवा इसको लगेगी और तुरंत जैसे ही हवा के संपर्क में आएंगे प्लेटलेट्स, ये आकर तुरंत टूटने लग जाती है। जैसे ही टूटेगी वैसे ही टूटने के बाद ये क्या करेगी, प्रोथाम्बिन जो प्रोटीन होता है उससे क्रिया करेगी। जब इससे क्रिया करेगी तो एक प्लेटलेट्स के टूटने से ये बनता है फाइब्रिनोजन, आपको मैंने ऊपर बताया था। तो फाइब्रिनोजन जैसे ही प्लेटलेट टूटेंगे फाइब्रिनोजन बनेगा और वही विटामिन के क्या करेगा, प्रोथाम्बिन प्रोटीन का निर्माण कर देगा। तो फाइब्रिनोजन ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक फाइब्रिन बनकर एक जालनुमा संरचना बना लेते हैं। मतलब जैसे ये था, तो यहाँ पे कभी आप देखना कि ब्लड कैसे जमता है। तो जहां मान लो ये कट लग गया था तो अब वहीं एक जाल जैसी संरचना बना लेंगे तो फिर ब्लड नहीं निकल पाएगा। तो याद रखना इसमें कौन कौन सी भूमिका होती है, प्रोथाम्बिन, प्लेटलेट्स, विटामिन के और प्रोटीन, मतलब वही प्रोथाम्बिन। फिर पढ़ते हैं हम V1। इनका रासायनिक नाम थायमिन है। ठीक है। बाकी अनाज के उपापचय में, मतलब उपापचय का मतलब क्या है कि हम शरीर में पच भी जाए और शरीर में लग भी जाए। ठीक। तो ये सरल भाषा में कह सकते हैं। V1 से लेके 4 नहीं है, बाकी 5 तक जो है 1 2 3 5 ये सब अनाज के उपापचय में हेल्पफुल हैं, अनाज को अच्छे से पचा देते हैं। इनकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, याद रखेंगे। ठीक है। डायरिया और लकवा जैसी भी स्थितियां आ जाती हैं। ठीक है। एक और बात याद रखने वाली है कि बेरी बेरी जो रोग होता है, ये इतनी आला पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, कि जो बेरी बेरी रोग होता है उसमें कौन से अम्ल की जांच की जाती है, तो पायरुविक अम्ल की जांच की जाती है बेरी बेरी में। ठीक है। फिर पढ़ते हैं राइबोफ्लोविन बी टू की बात की जाए तो राइबोफ्लोविन का रासायनिक नाम है। बीमारी इसकी वजह से किलोसिस होती है। ये जो होंठ होते हैं, होंठ के जो कोण फट जाते हैं, ये सब, त्वचा शुष्क हो जाती है, नाक में पपड़ी जम जाती है, वो सब चीजें, ये लक्षण क्या है, कुपोषित लोगों के लक्षण होते हैं। इनके स्रोत वही सब हैं, स्रोत जो पूछा जाएगा वो हमने आपको बता दिए थे। अब वही इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी फिर से। तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं, जो आपकी न्यूरॉन सेल होती हैं, वो कौन से भ्रूण के स्तर से बनते हैं, वो एक्टोडर्म। भ्रूण 3 स्तरों में बटा होता है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म।
तो एक्टोडर्म वाले जो लेवल होता है, मतलब जो इसका पार्ट होता है, इससे ये बनती हैं। हड्डियों में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। कोलेजन क्या है? एक तरीके से ओसिन प्रोटीन है हड्डी वाली, ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन कवक से प्राप्त होता है और ये विषैले तत्व हैं। विटामिन यकृत पे ए और डी हमेशा संचित रहता है, याद रखेंगे। एनीमिया किसकी वजह से होता है? V2 6 और 9, V12 6 और 9 की वजह से। V9 को फॉलिक अम्ल भी कहते हैं, ये जान के चलेंगे। हार्मोन्स का विटामिन डी होता है। विटामिन ए हमारे शरीर में कभी नहीं बनता है और डी हमारे शरीर में ही बनते हैं। लिविंग सेल में प्रोटीन का जो परसेंट होता है 14 होता है, डेड सेल में 15 होता है, मैंने आगे बताया था। अमाशय के जठर रस में एक पेप्सिन पाया जाता है, जो क्या करता है? एंजाइम और प्रोटीन का पाचन करता है। अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप कभी कभी पढ़ते होंगे कि भाई पित्त का वर्क क्या है ना। पित्त जो होता है उसका फंक्शन क्या है? जो आपका वसा होते हैं, बड़े बड़े जो वसा होते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है, जिसको तोड़ने को क्या कहते हैं? एमल्सीकरण। ठीक है, तो वसा का काम, पित्त का सिर्फ काम क्या है? बड़े वसाओं को, जैसे मान लो इतना बड़ा वसा है, इसको छोटे छोटे वसा में तोड़ देना, बस ये काम है। तो इसमें किसी एंजाइम की जरूरत नहीं होती। तो वही पूछा जाता है कि इनमें से, निम्न में से कहाँ एंजाइम नहीं पाया जाएगा? तो पित्त में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। लार में कुछ एंजाइम पाया जाता है, एक टाइलिन। ठीक है, लार जब भी होगी वो अम्लीय होगी, याद रखेंगे। लार के एंजाइम में 3 एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन, मॉल्टेज और लाइसोजाइम। अच्छा, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एक तरीके से किसी भी प्रोसेस को चलाने के लिए ऊर्जा के रूप में या उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। अब आप अपना हाथ उठा लीजिए, हाथ में देखिए आपकी ये वाली जो हड्डियां हैं, ठीक है, बीच वाली मतलब जो उंगलियों वाली है, उसको मेटाकार्पल्स कहते हैं, और ये जो बीच का स्थान है इसको कार्पल्स कहते हैं। और आपकी हड्डियों में ये जो बीच के 2 हड्डियां हैं, वहां पे एक रेडियस होगी, एक अल्ना होगी, ठीक है। और ये जो कंधे से पहले वाली है, वो आपकी ह्यूमरस है, याद रखेंगे। दो दो हड्डियों को कौन जोड़ता है? बोन। बोन को अगर कोई जोड़ेगा तो वो है स्नायु या लिगामेंट। अस्थि और पेशी, मतलब अस्थियों को, और आपकी जो पेशी या नस भी कह सकते हैं एक तरीके से, मसल्स, उसको जोड़ता है, उसको कंडरा कहते हैं। ब्लड्स में से अगर आरबीसी निकाल देंगे तो आपकी लसिका बचेगी, लिम्फ्स बचेगी। ब्लड बैंक पूछा जाए तो प्लेहा या तिल्ली को ब्लड बैंक कहते हैं। एल्बुमिन क्या करता है? एक तरीके का जो ऑस्मेटिक दाब है उसको, इसका निर्माण करता है। वहीं ग्लोब्यूलिन क्या करता है? ये संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। प्लेट्स कितनी होती हैं 1 घन mm में? 3 लाख तक होती हैं। प्लेट्स का काम क्या होता है? अभी आपको बात कर चुके हैं, थक्का जमने में लगभग 2 से 7 मिनट ले लेती हैं ये। रक्त का प्रवाह सबसे तेज कहाँ होता है? कि महाधमनी में। न्यूरॉन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाएंगे? मस्तिष्क में पाए जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था ना, तंत्र का तंत्र जो होता है, एक्टोडर्म, जो कोशिकाएं होती हैं, एक्टोडर्म्स में ही तंत्र का कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो भ्रूण के स्तर आपको बताए थे, एक्टोडर्म बाहर का, अंदर का इंडोडर्म, और बीच का मीजोडर्म, बस वही है। B3 जिसको न्यासन के रूप में भी जाना जाता है, इसकी वजह से पेलाग्रा हो जाता है, पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है, बस। B5 पेंटाथोनिक जो है, पेंटोथेनिक इसका नाम है, एसिड फैट्स जमा नहीं पाना, इस ये जो कमी हो जाती है कि भाई वसा एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, ठीक है, ग्लूकोज नहीं जल पा रहा है, प्रोटीन नहीं गिरा, ऐसे में क्या होगा कि वो व्यक्ति एकदम, जब इतनी चीजें नहीं होंगी तो एकदम सूख जाएगा, जगह जगह उसके चकत्ते पड़ने लग जाएंगे। ठीक है, तो वो सब क्या हो जाएगा? चर्म रोग टाइप का हो जाएगा उसे, ठीक है, पागल हो जाएगा, उसे शरीर में एनर्जी नहीं मिलेगी, तो मानसिक रूप से भी बीमार हो जाएगा। रक्त निर्माण में B6 12 9 याद रखिएगा, ये इनमें विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स। V6 विटामिन जिसको कहते हैं पायरिडॉक्सिन, स्वप्न का विटामिन भी कहते हैं। आपको अपने अगर स्वप्न लंबे समय तक याद रखना है तो V6 खाया करो। ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, सीधी सी बात है, याद रखना होगा विटामिन को, तो भाई मस्तिष्क पे काम करना पड़ेगा। रक्त निर्माण में इंपॉर्टेंट है, B6 की उपस्थिति में आरबीसी का निर्माण होता है। आपको अभी इससे पहले बताया, V6 और 9 12 जो होते हैं वो रक्त में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। एनीमिया अगर पूछा जाएगा तो B12 की वजह से होगा। आरबीसी में एक आपका पदार्थ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, इसमें आयरन पाया जाता है, याद रखें। हीम नामक इसमें वर्णक है, ठीक है, ग्लोबिन इसमें प्रोटीन है। B12 इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन, कोबाल्ट पाया जाता है इसमें,
ठीक है, आरबीसी के निर्माण में एनीमिया होता है, ये सारी चीजें। V9 फॉलिक एसिड भी इसको कहते हैं, इसका भी निर्माण वही आरसी में। एक इसका इंपॉर्टेंट है, जब भ्रूण का सही रूप से विभाजन करना हो, ठीक है, भ्रूण का अच्छे से विभाजन करने में V9 की भूमिका है। जैसे आपसे एग्जैक्टली पूछे कि भाई एनीमिया किसकी वजह से होता है, तो आप एग्जैक्टली बताएंगे V12। ठीक है, वैसे पूछे आप कह देंगे भाई V6, 9 और 12, ये दोनों भी ब्लड के उसमें हेल्प करते हैं निर्माण में। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल जिसको कहते हैं, ठीक है, ऊतक का निर्माण करता है, घाव को भरने में हेल्प करता है, त्वचा को सुंदर बनाता है, ये सारी चीजें। इसकी वजह से स्कर्वी हो जाता है। यहाँ पे एक होता है, एक अमीबा होती है एंटमीबा जीजेवेलिस, ये क्या, इसको मुख अमीबा भी कहते हैं। ये क्या करती है, इसकी वजह से पायरिया हो जाता है, याद रखेंगे, मुंह में बहुत गंदी बदबू आने लग जाती है, ठीक है, और ये सारी चीजें पायरिया टाइप का हो जाता है। सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है, बारबस डास चेरी में। एंजाइम अभी मैंने आपको बताया था, ये उत्प्रेरक की तरह काम करता है। और पूछा कि भाई एंजाइम किसके बने होते हैं, तो प्रोटीन के बने होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, वही श्रावी जो ग्रंथि है उसमें भी एंजाइम का रोल होता है, अभी देखेंगे कि कुछ वही श्रावी ग्रंथियां होती हैं वो एंजाइम रिलीज करती हैं, कुछ ग्रंथियां होती हैं वो हार्मोन्स रिलीज करती हैं। जैसे मिक्स ग्लैंड हो गया है ना, ये दोनों, ये एंजाइम और हार्मोन दोनों ही रिलीज करती है। एंजाइम का काम क्या है भाई, पाचन पाचन करना। जहां पे एज लग जाए, ASE, एज लग जाए, जैसे माल्टोस का माल्टेज हो जाए तो समझ जा वो एंजाइम बन जा रहा है। ठीक है, तो एज जब भी जहां होगा वो क्या होगा, आपका एंजाइम होगा। पाचन तंत्र पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। इस डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ लेते हैं, एक सेकंड रुकिए जरा।